Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 वास्तविक संख्या। मैंने मैथ की 6 प्रश्नावली की वीडियो पूरी अपलोड कर दिए हैं, उन सबको देखना। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। आज मैं लेके आया हूँ वास्तविक संख्याएं, जो कि आपकी प्रश्नावली है 2.1। इसमें हमारे पास क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस प्रमेय की परिभाषा तो नहीं पूछता है, लेकिन इस प्रमेय से प्रश्न आता है। प्रश्न कैसे आएगा, निम्न का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ये क्या होती है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, ये मैंने क्या लिखा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a का मान होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। ये होती है हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। जैसे मैंने 10 में भाग दिया 3 का, तो 3 दिया 9, शेषफल क्या बचा 1। अब इसमें से आपको a, b, q और r का मान निकालना है। तो a का मान होगा 10, b का मान होगा 3, q का मान होगा 3 और r का मान क्या होगा 1। भाज्य जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, किसमें भाग दे रहे हैं 10 में। b भाजक जिसका भाग दे रहे हैं क्या आएगा 3, क्यों भागफल, भागफल क्या हमारे पास 3 और r क्या होता है शेषफल या रिमाइंडर। एक को लेता हूं मैं, इसके साथ देखिए अब की बार मैंने यहां ले लिया। देखो मैं 4 भाग मैंने दिया 15 में, मैंने 4 भाग दिया तो 4 3 12। ठीक है, यहां हमारे पास क्या बच गया 3। मैं पूछूं बताओ a का मान क्या होगा, a का मान होगा 15, b का मान क्या होगा 4, q का मान क्या होगा 3 और r का मान क्या होगा 3। ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो जब मैं इसमें यहां जमाऊंगा, इसका मतलब है जो a का मान होना चाहिए वही बी क्यू प्लस आर का मान होना चाहिए। तो देखो a का मान था हमारे पास 15 बराबर b का मान था हमारे पास 4 गुणा q का मान था हमारे पास 3 और प्लस r का मान था हमारे पास 3। तो 15 4 3 12 12 होते 15। बताओ दोनों बराबर है। ये हो गया हमारे पास a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मैंने यहां पे लिखा, ये देखो r है ये b है, इसका मतलब है शेषफल का मान हमेशा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से क्या आएगा छोटा आएगा। यानी जब आप किसी भी संख्या में भाग देते हो तो दे लेना शेषफल हमेशा भाज्य से क्या आता है छोटा आता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने b का मान हमारे पास क्या था 4, शेषफल का मान हमारे पास क्या आया 3 आया। यानी जो शेषफल आता है वो शेषफल हमेशा भाज्य से क्या आता है छोटा आता है। तो इससे हमें एक बात सीखने को मिल गई है, यदि हमें b का मान पता लग जाए तो हम r का मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि b का मान या r का मान b से क्या होता है छोटा होता है। जैसे मैंने b का मान मैंने ले लिया 5, b का मान मैंने ले लिया 5। अब मैं आपसे पूछूं r का मान बताइए, तो यहां जो मैंने क्या बताया था r का मान 0, 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा छोटा। तो इसका मतलब r का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 से क्या आएगा छोटा ही आएगा। ठीक है, यदि b का मान आपको पता लग जाए तो आप r का मान निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूं b का मान मेरे पास 4 है तो शेष पर निकालिए 0 1 2 3। ये होता हमारे पास b का मान पता होने पे r का मान निकालना। तो ये हमारे पास समझ में आ गया a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल। जहां पे शेषफल का मान 0, 0 से बड़ा और भाजक से क्या आएगा छोटा आएगा। तो ये हमारे पास थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इससे प्रश्न कैसे आता है, जब मैं प्रश्न कराऊंगा उस टाइम मैंने आपको बताऊंगा इसका आता है बेसिक। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, किसी भी सम संख्या को 2q के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने क्या बोला, किसी भी सम संख्या को
मैंने बोला किसी भी सम संख्या को 2q के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी सम संख्या को 2q के रूप में, यानी किसी भी सम संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्यों? अब देखो, अब आप पूछ सकते हो सर आपने किसी भी सम संख्या को 2q के रूप में क्यों लिखा, या फिर 3 क्यों नहीं आया, या फिर 4 क्यों नहीं आया, या फिर 5 क्यों नहीं आया? सही बात है, आपने 2q क्यों लिखा, 3, 4, 5, 8, 10, 100, 150 क्यों नहीं आया? अब देखिए, मैं बोला था आपको किसी भी सम संख्या को 2q के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्यों लिखा जा सकता है वो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखिए, यहां लिख दिया मैंने 2। बताओ यूक्लिड हमारे पास क्या होती है? यूक्लिड हमारे पास होती है a बराबर bq प्लस r। सम संख्या को 2q के रूप में लिख सकते हैं। सम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। देखिए, मैं 4 में मैंने 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, शेष क्या बचा हमारे पास 0। अब इसको मैं यहां जमा रहा हूं। देखिए, a का मान क्या होगा 4, b का मान क्या होगा 2 गुना q का मान क्या होगा 2 प्लस शेष का मान क्या होगा 0। अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया 6 में 2 बार दिया मैंने, कितने बार गया 3 बार, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे शेष क्या बच गया 0। अब इसको मैं जमा रहा हूँ, यहाँ पे बोलो a का मान क्या होगा 6, a यानी भाज्य भाजक भागफल शेष। तो a का मान 6 आ गया, b का मान था हमारे पास 2, q का मान था हमारे पास 3 और शेष का मान हमारे पास आ गया 0। अब की बार मैं ले लिया 8, फिर 8 भी सम संख्या है और सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो 2 भाग दिया 4 बार, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0। इसको जब बताऊं, a का मान मेरे पास क्या आ गया 8, b का मान 2, q का मान मेरे पास आ गया 4 और प्लस का 0। मैंने क्या बोला था, किसी भी सम संख्या को 2q के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए, बताओ 4, 6, 8, बताओ ये सभी संख्याएं हमारे पास सम संख्याएं नहीं है क्या? है ना सम संख्या। तो सम संख्या बराबर, मैंने क्या बोला था, सम संख्या को 2q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए 2q। अब देखिए, ये सभी सम संख्या है ना, बिल्कुल सम संख्या आ गई। यहाँ सम में 2 है ना, बताओ 2 में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, तो 2 ऐसे की ऐसे। चेंज किसमें हो रहा है? चेंज हमारे पास हो रहा है q में। देखो, कभी q का मान 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है। चेंज हमारे पास किसमें हो रहा है? q में। q बताओ 0 में चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, तो 0। अब चाहे 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी सम संख्या को 2q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज किसमें होगा? q में होगा। तो यहाँ मैंने क्या दिया q। तो किसी भी सम संख्या को 2q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। दूसरी बात, इसके बाद किसी भी विषम संख्या को, ध्यान रखना, किसी भी विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने क्या बोला, किसी भी विषम संख्या को, कोई भी विषम संख्या हमारे पास, उसको हम कैसे लिखेंगे 2q प्लस 1 के रूप में। देख सामने, मैंने क्या बोला, किसी भी विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैंने विषम संख्या को ऐसे क्यों लिखा, ये बता रहा हूं आपको मैं। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे मैंने 3 विषम संख्या मिली, इसमें 2 भाग दिया, ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ क्या बच गया 1। इसको मैं यूक्लिड विभाजन से जमा रहा हूँ। देखिए, a का मान हमारे पास क्या होगा 3, b का मान हमारे पास कितना होगा 2 गुणा q का मान कितना होगा हमारे पास 1 प्लस r का मान कितना हमारे पास 1। हो गया ना। इसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे 5 ले लिया, 5 विषम संख्या है, 2 का मान करो इसमें, 2 दूनी 4, शेष क्या बच गया 1। a का मान हमारे पास कितना है 5, b का मान कितना हमारे पास 2 गुणा q का मान कितना हमारे पास 2 प्लस शेष हमारे पास क्या बच गया 1। एक को ले रहा हूं मैंने यहाँ ले लिया 7 में मैंने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। जमाओ इसको, a का मान हमारे पास कितना आ गया 7, b का मान क्या आ गया 2, q का मान क्या आ गया 3 और प्लस का 1। मैंने क्या बोला था, किसी भी विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। विषम संख्या को बताओ 3, 5, 7 विषम संख्या नहीं है क्या? है ना। तो ये सबके सब संख्याएं कौन सी विषम? तो विषम संख्या, विषम संख्या बराबर ये क्या आना चाहिए 2q प्लस 1। देखिए, बताओ 2 में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, 2 ऐसे की ऐसे
बताओ क्यू में चेंज नहीं हो रहा है क्या? हो रहा ना, कभी भागफल 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा क्यू। बताओ 1 में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, 1 ऐसे की ऐसे। मैंने क्या बोला था, किसी भी विषम संख्या को 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपकी 2 बातें समझ में आ गई। इसके बाद लास्ट बात है, इसका बेसिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ध्यान सुनना, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या प्राप्त होती है। जब हम 2 क्रमागत संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैंने क्या बोला, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत क्रम से होनी चाहिए। जैसे मैंने लिया 2, बताओ 2 के बाद क्रम से होना आएगा 3। जब मैं 2 गुणा 3 करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 6। बताओ 6 हमारे पास सम संख्या नहीं है क्या? है ना, ठीक है। आप कोई सी भी संख्या ले लो, क्रमागत होनी चाहिए। यदि आप उनको गुणा करोगे ना तो आंसर आएगा 6। जैसे मैंने लिया 8 के बाद क्या क्रमागत 9, तो 9 8 72। बताओ सम संख्या नहीं है क्या? है ना। तो मैंने बोला 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है। ये होती है परिभाषा। अब इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखोगे? देखिए n कोष्टक n + 1 बराबर क्या होती है? सम संख्या। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, n कोष्टक n + 1 बराबर सम संख्या। कैसे? देखिए मैंने n का मान मैंने ले लिया 5। क्या ले लिया? 5। देखो n का मान 5 कोष्टक, यानी क्या रखोगे 5 + 1, 5 ऐसे कैसे गुणा 5 और 1 6। बताओ दोनों संख्या क्रमागत नहीं है क्या? है ना। 5 के बाद क्रमागत संख्या क्या आती है 6, और इन दोनों को मैं आपस में गुणा करूंगा तो बताओ 30 हमारे पास सम संख्या प्राप्त नहीं हो रही क्या? हो रही ना। ऐसी कोई से भी ले लो तो इसका मतलब है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या प्राप्त होती है। इसकी परिभाषा है, और सूत्र में से कैसे लिखोगे? n कोष्टक n + 1 बराबर सम संख्या। अब इसको आप ऐसे सम संख्या को क्या लिख सकते हो? 2q भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास प्रश्नावली 2.1 का बेसिक था। ये बेसिक पढ़ना बहुत ही जरूरी था। जब प्रश्न कराऊंगा तब आपके जो मन में सवाल आएंगे, ठीक है, उसको आप समझ जाओगे। सर आपने 2q कहाँ से लाया, आपने 2q + 1 कहाँ से लाए, ठीक है। तो इसका बेसिक है। आगे हम इस प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे।